नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। देखिए लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो इस कंपनी के ऊपर एक बिग पॉजिटिव पॉइंट्स इस कंपनी के ऊपर देखने को मिलेगा। वो पॉइंट्स क्या है? आपको मैं बता दूँ तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक अ, एक केमिकल सेक्टर्स के ऊपर है और केमिकल सेक्टर का डिमांड आज थोड़ा-सा कम हो चुके हैं। मार्केट में डिमांड कम होने के कारण कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज़ देखने को मिला। तो कितना प्रेशराइज़ है, वो आपको क्वार्टरली रिजल्ट में ही दिखेगा। देखिए सेल्स में आप देखेंगे तो 400 करोड़, 600 करोड़, 650 करोड़ और आप कहेंगे सर इस बार भी तो 650 करोड़ हुआ, ठीक-ठाक ही तो है। बिल्कुल नहीं, कंपनी का क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस में देखा जाए तो कंपनी उसको बीट नहीं कर पाए। तो जब बीट नहीं कर पाएँगे तो कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज़ तो बनेगा। तो वहाँ पे आपको एक चीज़ों को ध्यान रखना होगा कि जो कंपनीज़ के ऊपर जो प्रेशराइज़ है, उस प्रेशराइज़ के कारण तो कंपनी का जो एक्सपेंस है, उसको मेंटेन करने के का बाद भी कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन देखिए एक ही रेंज के ऊपर है, जो पहले ज़्यादा था। कंपनी का पहले प्रॉफिट कितना था? 100 करोड़ के ऊपर और कंपनी आज सिर्फ 11-12 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा है। तो जो लोग देखकर खुश हो रहा है कि 9 करोड़ से 11 करोड़ हुआ, तो अच्छी बात है। हाँ, ये बात तो अच्छी है कि ईयर ऑफ ईयर बेसिस में अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। मगर आपको ये भी देखना है कि 102 करोड़ से कंपनी 11 करोड़ बना। इसका मतलब प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत बड़ा चेंजिंग आया और यहाँ पे बहुत बड़ा वीकनेस पॉइंट भी देखने को मिला। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आप जब भी किसी कंपनीज़ के ऊपर रिसर्च करने जा रहे हैं, तो उसके ऊपर आपको ज़रूर याद रखना होगा, ज़रूर उसके ऊपर स्टडी करना होगा कि कंपनी के ऊपर किस तरीके से एक इस सिचुएशन बना कि कंपनी आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहा है। देखिए कंपनी में दम तो है, ऐसे नहीं कि दम नहीं है क्योंकि इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर बने नहीं है, क्योंकि कंपनी छोटा है, मार्केट कैप कितना है? सिर्फ़ के सिर्फ़ 7,500 करोड़। हाँ, रिस्की कंपनी है और फिर भी इस कंपनी अ देखा जाए तो आगे बढ़ने के लिए दम रखता है क्योंकि इस कंपनी के देखिए बोरिंग्स कम है, कंटीन्यूअसली बोरिंग्स को कंपनी कम किया। फिक्स्ड एसेट्स रिज़र्व को बढ़ाया, उसके साथ-साथ फिक्स्ड एसेट भी बढ़ता हुआ देखने को मिले और सबसे जो बेस्ट पॉइंट लगा इस कंपनी के ऊपर वो है कंपनी का सीडब्ल्यूआईपी। सीडब्ल्यूआईपी का मतलब होता है कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस। मतलब कुछ पैसा कंपनी खुद के जो प्रोसेसिंग है, मतलब खुद के जो प्रोसेसिंग मतलब खुद के बिज़नेस के ऊपर जो प्रोसेसिंग में पैसा लगाया है, तो वो कितना है? करीबन 300 मत टू 325 करोड़ के आसपास, टू 324 करोड़ के आसपास, जो पिछले बार 450 करोड़ के आसपास था। तो अच्छा खासा पैसा कंपनी बिज़नेस के ऊपर लगाते चले जा रहा है। जब बिज़नेस का हालत खराब है, उस टाइम में बिज़नेस के ऊपर पैसा लगाना, ये मैनेजमेंट का एक गुड डिसीज़न है। तो इसी कारण के चलते मैं कंपनी के ऊपर एक बुलिश फील्ड हमेशा देखता हूँ। तो रही बात इस कंपनी के ऊपर जो डिलीवरी का परसेंटेज है, वो आप देखेंगे तो लगातार इस कंपनी के ऊपर एक हाई ग्रोथेबल डिलीवरी का परसेंटेज देखने को मिला है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे तो एक चार्ट पैटर्न जो बना है, यहाँ पे क्या बना है? एक शोल्डर बना, उसके बाद एक हेड बना, उसके बाद फिर से एक शोल्डर बनने जा रहा है। तो इसको कहेंगे शोल्डर कम हेड कम शोल्डर। तो शोल्डर कम हेड कम शोल्डर, ये तीनों पैटर्न अगर कंप्लीट हो, तो एक बड़ा-सा धमाका मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है? ज़रूर कमेंट्स करना। मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ, जब मौका मिले तो मैं इस मौके का फ़ायदा उठाऊँगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है इन्फो एज। देखिए इन्फो एज आप सभी जानते हैं नौकरी डॉट कॉम इस कंपनी का नाम है। इस कंपनी में एक पॉइंट मुझे बहुत वीकनेस लगता है क्योंकि कंपनी जितनी खुद की बिज़नेस के ऊपर निवेश किया है, उसी तरीके से कंपनी दूसरे बिज़नेस के ऊपर भी निवेश किया है। जैसे ज़ोमैटो, जैसे देखा जाए तो अ, आप देखेंगे पॉलिसी बाज़ार, तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर भी अच्छा खासा इन्फो एज ने निवेश किया। तो इसके अगर मैं बात करूँ तो यही कारण की वजह से कंपनी को एक बार बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। क्योंकि कंपनी को एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से खुद के बिज़नेस के ऊपर ठीक-ठाक तो सेल्स प्रॉफिट हुआ था। मगर कंपनी के जो इनकम है अदर्स इनकम, वहाँ पे आपको बिग लॉसेस देखने को मिला। तो बिग लॉसेस मतलब कंपनीज़ के ऊपर एक अच्छा खासा अ, नेगेटिविटी देखने को मिला था। तो एज़ ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक देखिए इसके ऊपर टिके टिके हुए हैं, इसीलिए टिके हुए हैं क्योंकि वो जानते हैं इस कंपनी का फ्यूचर विज़न बहुत क्लियर है। क्योंकि आज लोग घर बैठे ही जॉब पाना चाहते हैं, घर बैठे ही नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, घर बैठे ही ज़मीन खरीदना चाहते हैं, घर बैठे ही वो शिक्षा चाहते हैं। तो इतने सारे चीज़ जब घर बैठे ही हो रहा है, तो वो ही प्लेटफ़ॉर्म का ग्रोथ होगा जो प्लेटफ़ॉर्म ऑनलाइन बेसिस में काम करता है। तो कहने का मतलब ये है कि कंपनीज़ के ऊपर एक हाई लेवल का ग्रोथेबल होने का चांसेस है। तो एज़ ए कंपनी के ऊपर जो सिचुएशन है, जो सिनेरियो है, वो कुछ इस तरीके से आगे बढ़ रहा है।
तो लास्ट कुछ फ्यू डेज़ का अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो लास्ट फ्यू मंथ्स का जैसे देखेंगे तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये 5 मंथों में कंपनी के ऊपर देखिए म्यूचुअल फंड ने क्या-क्या कंटीन्यूअसली बाइंग किए और फाइनली दिसंबर मंथ में कंपनी के ऊपर सेल ऑफ किया गया। देखिए ऐसे होता रहता है, ऐसे नहीं कि हमेशा इंस्टीट्यूशन बाय करता रहेंगे, कभी न कभी तो वो माल बेचेंगे। तो किस तरीके से माल खरीदेंगे और बेचेंगे आप देखेंगे तो इसके ऊपर मैंने एक एंट्री लिया हूँ। वो एंट्री कुछ इस तरीके से बना, अब ध्यान से देखेंगे तो क्या बना था एक शोल्डर, उसके बाद फिर से एक छोटा-सा शोल्डर बना, उसके बाद एक बिग हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर बना। तो शोल्डर कम हेड उसके बाद शोल्डर बनने के बाद फाइनली क्या हुआ यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। कंफर्मेशन होने के बाद देखिए धीरे-धीरे करके वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पे जो पैटर्न्स बना, यहाँ पे जो एक पैटर्न्स बना, आप देखेंगे यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न्स बना। तो इस ट्रायंगल पैटर्न बनने के बाद एक बुलिश जैसे ब्रेकआउट होना चाहिए, मगर मुझे अभी तक यहाँ पे कोई स्ट्रांगली ब्रेकआउट कैंडल नहीं दिखा। तो इस कैंडल के ऊपर, इस लेवल के ऊपर कोई भी स्ट्रांगली अगर बुलिश कैंडल ब्रेकआउट करेगा, तभी एक जर्नी अच्छा खासा देखने को मिलेगा। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से एक प्रेशराइज़ है, अभी देखिए जो स्ट्रांगली यहाँ पे एक सपोर्ट बना है, तो उस सपोर्ट के नीचे अगर ट्रेड करे, तो वो यहाँ तक आने का चांसेस रहेंगे और उसके नीचे अगर आए तो 200 डेज़ ईएमए को वो टच करने का कोशिश करेगा। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर मैं तो बुलिश हूँ, आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट्स करना और हाँ, मेरे वीडियो हमेशा सीखने के लिए होते हैं, कोई भी ट्रेड्स करने के लिए नहीं होते हैं, क्योंकि मेरा काम है आपके साथ सारी चीज़ों को शेयर करूँ, आपका काम है उसको वेरीफ़ाई करना, उसके ऊपर रिसर्च करना, उसके बाद आपका जो एडवाइज़र है, उसके साथ बातचीत करके काम करना। क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ, मेरा कोई टिप्स देने का हक नहीं है, तो मैं कोई भी टिप्स आपको नहीं दे पाऊँगा। अगर काम करना है, तो सीख कर करिए। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है रेलवे विकास निगम लिमिटेड, जिसको हम लोग आरबीएनएल का नाम से जानते हैं। तो आरबीएनएल के ऊपर भी पिछले दिनों में धमाका हुआ था, क्योंकि मार्केट कितना भी गिरे, तो रेलवे गवर्नमेंट लगातार भागते चले जा रहे हैं। और मैंने आपको ये भी बताया कि यहाँ पे क्या बना, कब बना, उसके बाद एक छोटा-सा मुझे हैंडल चाहिए था, मगर वो हैंडल नहीं बनाया, कंटीन्यूअसली वो ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे एक ट्रेड भी आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक रेंज बना था, वही रेंज को फॉलो अप करके कंपनी ब्रेकआउट की। तो ऑब्वियसली इस ब्रेकआउट के ऊपर एंट्री बन सकता था, मगर मैंने कुछ एंट्री नहीं लिया, क्योंकि मैं सोच रहा था कि यहाँ पे कब बनने के बाद एक हैंडल बनेगा, उसके बाद एंट्री लूँगा। तो वो हैंडल नहीं बना, तो मैंने कुछ ट्रेड नहीं लिया। देखिए हमेशा आपको रूल्स को फॉलो अप करके चलना पड़ेगा। रूल्स को ब्रेक करके कभी भी मत चलिए, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि हाँ, चलो मैंने अगर एंट्री यहाँ पे ले लेता, तो मुझे 2 दिन में 2-3 दिन के अंदर-अंदर मुझे करीबन-करीबन 22% के आसपास रिटर्न मिल जाता। देखिए, यहाँ पे होने के बाद बहुत कुछ सोचने को मिल जाता है। तो अभी आप क्या बोल सकते हैं क्या वो ऊपर जाएगा, क्या नीचे आएगा? कोई नहीं बोल सकता। तो कहने का मतलब है कि मार्केट में होने के बाद बहुत कुछ आपको देखने को मिल जाता है। इसीलिए मैं बार-बार बोलता हूँ, आप सीख कर काम करेंगे कि अगर आप पैटर्न्स को फ़ॉलो करके काम करेंगे कि यहाँ पे कब बना, उसके बाद एक हैंडल बना, तो आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगा कि हाँ, जो पैटर्न्स बना है, उस पैटर्न्स के ऊपर मैं बहुत बार ट्रेड ले चुका हूँ। जो पैटर्न्स कंपनी को अच्छा खासा एक प्रॉफ़िटेबल ग्रोथ करा सकते हैं, तब मैं एंट्री लूँगा। तो इस तरीके से अगर आपके पास कुछ रीज़न है, कोई ठोस रीज़न है, तभी काम करिए। ऐसे नहीं कि हर जगह पे एंट्री ले लेंगे और हर जगह पे वो भागते चले जा रहे हैं, चलो मैं एंट्री ले लूँ। ऐसे बिल्कुल मत करिए, क्योंकि आप बुरी तरीके से फँस सकते हैं। तो मैं पहले बोल चुका हूँ, कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है और गवर्नमेंट रेलवे कंपनीज़ के ऊपर लगातार ग्रोथ इसीलिए हो रहा है, क्योंकि बजट जो आने वाला है 2024 में, वो बजट में अभी से बताया जा रहा है कि रेलवे गवर्नमेंट को एक अच्छा खासा टेंडर मिलने वाला है और रेलवे गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा बजट में पैसा मिलने वाला है। तो अभी होगा क्या? वो तो बाद में ही पता चलेगा। तो अभी से जिस तरीके से शेयर में एक तेज़ी देखने को मिल रहा है, तो मुझे लग रहा है पहले से ही वो अंदाज़ा लग चुके हैं कि रेलवे गवर्नमेंट को किस तरीके से फ़ायदा मिलेगा। तो बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर कमेंट्स करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है विप्रो। देखिए विप्रो के बारे में बात करूँ तो कहने का ज़रूरत नहीं है। विप्रो एक ऐसी कंपनी है, इंडिया के 4th लार्जेस्ट आईटी कंपनी है और इस कंपनी एक हाथी जैसा है। इसका जो चाल है आप देखेंगे, वो धीरे-धीरे करके आगे बढ़ता है। इसका कोई फ़ोर्स नहीं है कि अचानक वो भागना स्टार्ट कर देंगे, ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी बहुत स्लो चलता है और इसके ऊपर मैंने एक ट्रेड लिया था। वो ट्रेड कहाँ पे था, मैं आपको बता दूँ। विप्रो के ऊपर मैंने आपको वीडियो बना के भी शेयर किया। आप ध्यान से देखेंगे तो विप्रो के ऊपर एक ट्रेड बना था, यहाँ पे कप विथ 100 बना और मैंने आपको ये भी बताया कि जो टारगेट है वो हायर पॉसिबिलिटी है वो टारगेट को अचीव करेगा। क्यों? क्योंकि प्रीवियस एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस था, एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस था वही लेवल के साइड में ही कंपनी का टारगेट था, वही लेवल तक टारगेट था। तो देखिए ईज़िली वो टारगेट को अचीव किया, ईज़िली टारगेट को अचीव किया।
तो ईज़िली नहीं कहूँगा, कंपनी नीचे आया एंट्री होने के बाद, नीचे आने के बाद फिर से रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद टारगेट हुआ। तो टारगेट कोई छोटा-मोटा नहीं मिला, करीबन 16% के आसपास टारगेट मिला। तो कहने का मतलब है, इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद कुछ डिसीज़न लीजिए। तो कंपनी इसके ऊपर एक अपडेट है, कंपनी एक्स्ट्रा बेनिफिट देने वाला है, तो वो क्या देंगे? डिविडेंड। क्योंकि इस कंपनी बोनस और डिविडेंड देने का बादशाह है। फिर से ₹1 करके कंपनी क्या करने वाला है? डिविडेंड देने वाला है। 24th ऑफ जनवरी में कंपनी आपको डिविडेंड यहाँ पे देने वाला है। तो आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट्स करके बताना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। अगर इस सारे चीज़ों को आप सीखना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम को भी जॉइन कर सकते हैं, जहाँ पे आप लर्निंग पर्पज़ में बहुत कुछ सीख सकते हैं। नीचे सारे लिंक्स हैं, जाकर चेकआउट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।